वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके। संडे का दिन है, सुहाना मौसम है, अच्छा नाश्ता कर लिया होगा, अब लंच की तैयारी होगी। तो लंच के पहले थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या होगा कि ऐसा लगेगा कि संडे के दिन हमने कोई कंस्ट्रक्टिव काम किया है, ठीक है। क्योंकि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो फिर तुम्हारा ये दिन वेस्ट हो जाएगा। कोई भी नीट एस्पिरेंट जो है उसके लिए एक एक दिन काउंट होता है, ठीक है। हमें 2000 घंटे की पढ़ाई करनी है, और अगर आप एक दिन वेस्ट कर देते हो तो आपसे वो 2-3 घंटे जो आप डेली पढ़ते हो वो माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें किसी भी दिन को मिस नहीं करना है। पढ़ने का मन नहीं है, उठाओ यूट्यूब में लेक्चर लगा लो थोड़ा सा, ठीक है। उठाओ यूट्यूब में चला लो, मियोसिस क्या है, मियोसिस 2 क्या है, माइटोसिस के लेक्चर लगा लो, एक्सक्रीशन के लेक्चर लगा लो, ठीक है। कुछ मत लिखो ना, मत पढ़ो, कुछ सिर्फ देख लो, एटलीस्ट दिमाग में कुछ चीज़ें तो जाएंगी, ठीक है। तो हमें किसी भी दिन को व्यर्थ नहीं करना है, क्योंकि हमें नीड देना है। हमें कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैठक होना, आपके अंदर ना बैठने का पावर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10 मिनट बाद लगे अरे रहने दो नहीं पढ़ रहे। तो बैठक जिसके अंदर आ जाती है कि हम जो है 8-10 घंटा उठेंगे ही नहीं, तो वो जो है आसानी से नीट क्लियर कर लेता है। और ये जो चीज़ें होती हैं 11th क्लास से ही शुरू होती है, क्योंकि 9th-10th में हमारे पास इतना बैठक क्षमता होता नहीं है। तो ये 11th क्लास से ही शुरू होगा। तो अगर तुम अभी बैठक क्षमता बना लोगे तो 12th के अंत तक तुम्हें सिद्धता, सफलता मिल जाएगी ना बच्चों, ठीक है। इतना ठीक है आज के लिए। तो संडे के दिन आज हम क्या करेंगे? सबसे पहले आज मैं आपको पढ़ाऊंगी NCERT बूटी, ठीक है। मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ? NCERT बूटी, ठीक है। NCERT बूटी में मियोसिस 1 की भी बताऊंगी, मियोसिस 2 की भी बताऊंगी, और फिर मैं आपको इसकी सारी चीज़ें सिग्निफिकेंस वगैरह बताऊंगी, ठीक है। पर उससे पहले आज हमें करना क्या है, ठीक है। आज बेटा देखो क्या करना है हम लोगों को, आज हमको थोड़ा सा रिवीजन करना है, ठीक है। पहले आज के लेक्चर में NCERT हम पढ़ेंगे, ये बात अपने को क्लियर हो गई। पर सबसे पहले मैं आपको रिवीजन कराती हूँ। रिवीजन करवाने के बाद मैं आपको मियोसिस का सिग्निफिकेंस बताऊंगी कि क्यों ज़रूरी है मियोसिस। जैसे मैंने आपको एक सिग्निफिकेंस का लेक्चर बनाया था माइटोसिस का, वैसा ही मैं एक सिग्निफिकेंस का लेक्चर बना रही हूँ NCERT के पहले, कि मियोसिस की क्या आवश्यकता होती है। क्योंकि हो सकता है कि नीट में उससे भी सवाल आ जाए कि क्या ज़रूरत है, क्या होता है मियोसिस की, क्या आवश्यकता होती है। तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या क्या आवश्यकताएं होती है। छोटा सा टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें रिवाइज करवाना चाहती हूँ मियोसिस 1 और मियोसिस 2 की, ठीक है। मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि हम लोगों ने किया क्या क्या, ठीक है। देखो बेटा ध्यान से समझना, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना, नहीं तो हो जाएगी गड़बड़ी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं दोनों चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर हम बना लेते हैं मियोसिस 1 और यहाँ पर हम बना लेते हैं मियोसिस 2। रिवीजन कर लें, थोड़ा सा लिटिल बिट रिवीजन करेंगे। यहाँ पर बना लीजिए मियोसिस 1 और यहाँ पर बना लीजिए मियोसिस 2, ठीक है। इसमें किसी को कोई परेशानी तो नहीं। तो मियोसिस 1 कैसा होता है? मियोसिस 1 एक रिडक्शनल डिवीजन होता है। मियोसिस 1 में क्या देखा था हम लोगों ने? ये एक रिडक्शनल डिवीजन होता है जिसमें हम सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम करते हैं। क्या करते हैं? सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम करते हैं, ठीक है। सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। ओके, मियोसिस 1 में हमने देखा कि इसमें रिकॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। मियोसिस 1 में हमने देखा कि इनमें रिकॉम्बिनेशन का पावर होता है, ठीक है। आई बात समझ में? चलो बच्चों आ जाओ। तो सपोज दैट कि मेरे पास सपोज दैट, ठीक है। अब मियोसिस 1 जो है इसकी कितनी फेजेस होती हैं? इसकी वही प्रोफेस, प्रो लिख देती हूँ, मेटाफेस, ठीक, एनाफेस और टीलोफेस, ठीक है।
पर आपको पता है कि मियोसिस 1 का जो प्रोफेज होता है वो बहुत ही लेंदी होता है, वो माइटोसिस की प्रोफेज की जैसा नहीं होता। प्रोफेज 1 जो है, ठीक है, यहाँ पे 1 1 लगाते जाइएगा आप लोग, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, टीलोफेज 1 सब कुछ। तो मियोसिस 1 में जो प्रोफेज होता है वो लंबा होता है काफी, जबकि यही प्रोफेज जब तुम मियोसिस 2 में देखोगे, यही प्रोसेस जब तुम माइटोसिस में देखोगे प्रोफेज, तो इतना लंबा नहीं होगा। यहाँ पर प्रोफेज बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है। प्रोफेज में फॉलोइंग फेजेस हम देखते हैं, ठीक है। प्रोफेज के अंदर पहली जो स्टेज होती है वो होती है लिप्टोटीन, ठीक है। लिप्टोटीन में हमें किसी भी चीज को लिपटाना पड़ता है। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है। मियोसिस 1 में हमारे पास किसी भी सेल डिवीजन में 2 फेजेस होती हैं, एक होती है इंटरफेज और एक होता है एम फेज। इंटरफेज में हम किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, आई बात समझ में। इंटरफेज में हम किसी भी चीज की क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, आई बात समझ में। इसमें हम डीएनए का कंटेंट डबल करेंगे, इसमें हम प्रोटीन बनाएंगे, एंजाइम बनाएंगे। इस फेज को आप कहते हो इंटरफेज। इंटरफेज की 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं, G1, S और G2। G1 में क्या बनाया था, याद करो, रिकॉल करो, याद करो, क्योंकि जब तक याद नहीं करोगे मैं तुम्हारे पीछे पड़ी रहूंगी। G1 में क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है, एंजाइम्स बनाने हैं और आरएनए बनाना है। इसमें आपको सारे सेल ऑर्गेनल बना लेने हैं। उसके बाद आओ एस फेज में, एस इज फॉर सिंथेसिस। क्या सिंथेसिस करना है इसमें डीएनए के अमाउंट को डबल करना है और इसमें सेंट्रोजोम भी बनाने हैं। फिर उसके बाद आओ G2 फेज में। G2 फेज में क्या बनाया था, प्रोटीन बनाना है स्पिंडल फाइबर वगैरह के लिए और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बनाने हैं। तो G1, S और G2। G2 के बाद जो है हम एंट्री लेते हैं किसमें, G2 के बाद हम एंट्री लेते हैं एम फेज में। एम इज सिग्निफाइज फॉर द माइटोसिस एंड मियोसिस। अगर मैं माइटोसिस की बात कर रही हूं तो एम इज फॉर माइटोसिस, और अगर मैं मियोसिस की बात कर रही हूं तो एम जो है स्टैंड्स फॉर द मियोसिस। नाउ अब समझना मेरी बात को, एस फेज में जो हमने डीएनए सिंथेसाइज किया था, एस फेज में जो हमने डीएनए डबल किया था, वो कैसा दिख रहा है, वो थ्रेड के फॉर्म में दिख रहा है। मैं बहुत ही छोटे छोटे बनाऊंगी क्योंकि मुझे सिर्फ रिवीजन करवाना है, बड़ा बड़ा लेक्चर पूरा अपलोड हो चुका है, वो देख लेना। एस फेज में जो हम लोगों ने डीएनए सिंथेसाइज किया था वो कैसा दिखता है, थ्रेड के फॉर्म में रहता है, क्रोमैटिन नेटवर्क के फॉर्म में रहता है। मेरी बात समझ रहे हो आप। हम लोगों ने मियोसिस 1 के एस फेज में जो डीएनए सिंथेसाइज किया था वो कैसा होता है, वो थ्रेड के फॉर्म में होता है। आई बात समझ में, कैसा होता है मेरे बच्चों, थ्रेड के फॉर्म में होता है। समझ गए, कोई दिक्कत, इसमें डीएनए का कंटेंट हम डबल कर लेते हैं। अब आप मेरी बात को ध्यान समझना, अगर मान लो जीवन में, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, अगर मान लो जीवन में डीएनए का कंटेंट, जीवन फेज में डीएनए का कंटेंट 10 पिकोग्राम था, तो एस फेज के बाद G2 में डीएनए का कंटेंट 20 पिकोग्राम होगा, तो हम डीएनए का कंटेंट डबल कर लेते हैं। नाउ अब आप मेरी बात को ध्यान समझना, तो एस फेज में हमारे जो पास जो डीएनए आया है वो क्रोमैटिन फॉर्म में आया है। किस फॉर्म में आया है, क्रोमैटिन फॉर्म में आया है। मियोसिस 1 में के एस फेज के बाद हमारे पास जो डीएनए है वो क्रोमैटिन फॉर्म में है, पर जब हम उसे लिप्टोटीन फेज से गुजारते हैं, कहां से गुजारते हैं बच्चों, लिप्टोटीन फेज से गुजारते हैं, लिपटाते हैं उसको, चिपकाते हैं उसको, तो डीएनए का कंटेंट कैसा हो जाता है, तो डीएनए जो है वो आपस में आकर चिपक जाते हैं और क्रोमोसोम के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो लिप्टोटीन प्रोफेज 1, किसी भी प्रोफेज में आपको करना है पहला काम, कंडेंसेशन। समझ में आ गई बात। किसी भी प्रोफेज में व्हाट यू हैव टू डू कंडेंसेशन। माइटोसिस का प्रोफेज हो, मियोसिस 2 का प्रोफेज हो, मियोसिस 1 का प्रोफेज हो, प्रोफेज मतलब जो ये फैले हुए डीएनए हैं क्रोमैटिन फाइबर में, पहले उसको जोड़ो और डीएनए बनाओ। प्रोफेज मतलब डीएनए के लिए का कंडेंसेशन इनटू द क्रोमोसोम। जब हमने डीएनए का कंडेंसेशन किया, थोड़ा सा बड़ा बना लेती हूं मैं, जब हमने डीएनए का कंडेंसेशन किया तो हमें क्या मिला, ध्यान से देखो, तो हमें मिला ये, ठीक है, ये देखो, ओके, ये मिला, ओके।
क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो सेल होती हैं वो हमेशा कैसी होती हैं, डिप्लॉइड। कैसी होती हैं, डिप्लॉइड। मतलब इनके पास कितना क्रोमोसोम है, 46। तो 23 ये हो गया, 23 ये हो गया, ठीक है। ओके 23 ये हो गया, मतलब मैंने तो एक एक बनाए हैं, पर हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2n कंडीशन है, दिख रही है आपको। लिप्टोटीन में हमने क्रोमैटिन फाइबर को कन्वर्ट कर लिया इनटू द क्रोमोसोम। इसके पास जो जेनेटिक मटेरियल, कायदे से क्रोमोसोम होना कैसा चाहिए था बेटा, ध्यान से देखो, कायदे से क्रोमोसोम ऐसा होना चाहिए था, 2 हो जाते, ठीक है। पर यहाँ पर क्रोमोसोम 2 ही हैं, यहाँ पर क्रोमोसोम 2 ही हैं, बस डीएनए का कंटेंट डबल हो गया है। एस फेज में डीएनए, एस फेज के पहले क्रोमोसोम कैसे थे, ऐसे थे, देखो एस फेज के पहले क्रोमोसोम ऐसे थे, एस फेज के बाद क्रोमोसोम ऐसे हो गए, क्योंकि डीएनए का कंटेंट क्या हो गया, डबल हो गया। तो ये हमारे पास जो क्रोमोसोम हैं, जैसे ये 2 क्रोमोसोम मैंने बनाए हैं, यहाँ पे ऐसे 46 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। 23 पेयर में मैंने 2 बनाए हैं यहाँ पर, तो इससे टेंशन ना लेना। अब 46 क्रोमोसोम थोड़ी बनाने जाऊंगी, तो 2 क्रोमोसोम है। अब ये दोनों क्रोमोसोम जो है कायदे से कैसे होने चाहिए थे, ऐसे, पर ये कैसे दिखाई दे रहे हैं, 4 क्रोमैटिड वाले दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो 4 क्रोमैटिड वाले आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब इनके पास सेंट्रोमियर कितने हैं, ओहो व्हाट इज दिस, ठीक है। इनके पास सेंट्रोमियर कितने हैं, इनके पास सेंट्रोमियर तो 2 ही हैं। तो क्रोमोसोम जो है इनके पास क्या है, क्रोमोसोम कैसा है, 2 ही है, पर डीएनए का कंटेंट क्या है, डबल, क्योंकि इनके पास 2 एक्स्ट्रा क्रोमैटिड आपको दिखाई दे रही हैं, एक इसके पास और एक इसके पास, ठीक है। तो लिप्टोटीन में आपने लिप्टाया डीएनए को और कन्वर्ट किया किसमें, क्रोमोसोम में। नाउ उसके बाद आते हैं हम लोग जाइगोटीन में, ठीक है। अब मैं बहुत कलरिंग नहीं कर रही हूं, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको समझाना है। जब हम लोग जाइगोटीन में आए तो हमने इन क्रोमोसोम को पास पास ला लिया, ठीक है। जब हम जाइगोटीन स्टेज पर आए तो हमने क्या किया बच्चों, हमने इस क्रोमोसोम को पास पास लाकर खड़ा कर दिया, ठीक है। ओके, तो जाइगोटीन में जैसे आप जाइगोट बनाते हो तो स्पर्म एंड ओवा का फ्यूजन करते हो ना, वैसे ही जाइगोटीन में आपको क्या करना है कि इन दोनों क्रोमोसोम्स को, ठीक है, इन दोनों क्रोमोसोम्स को आपको कैसे करना है, ऐसा लाकर सामने सामने बिल्कुल अटैच कर देना है। दोनों क्रोमोसोम जो है इनके पास कितने सेंट्रोमियर है, 2, एक इसके पास एक इसके पास, तो कितने क्रोमोसोम है, 2, पर डीएनए का कंटेंट क्या है, डबल। ये दोनों जो क्रोमोसोम हैं ये एक स्पेशल टाइप के एंजाइम कॉम्प्लेक्स से जुड़े रहते हैं, ठीक है, जिसे आप कहते हो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। समझ में आई बात, दोनों क्रोमोसोम जो होते हैं वो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से जुड़े हुए होते हैं। डन, तो किससे जुड़े रहते हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से जुड़े होते हैं। तो what you have done in लिप्टोटीन, लिप्टाया एंड कन्वर्ट द क्रोमोसोम। जाइगोटीन में क्या किया, दोनों क्रोमोसोम को सामने सामने लाकर खड़ा कर दिया, तो जाइगोटीन हो गया। नाउ थर्ड फेज, तो ये हो गई फर्स्ट फेज, ये हो गई सेकेंड फेज। नाउ लेट मी ड्रॉ द थर्ड फेज। थर्ड फेज कौन सी होती है बताइए मुझे, थर्ड फेज कौन सी होती है, थर्ड फेज होती है अपनी कौन सी, वो होती है पेकाइटीन, ठीक है, यही होती है पेकाइटीन इज अ थर्ड स्टेज। पेकाइटीन में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखो, पेकाइटीन में ये जो 2 क्रोमोसोम आपने बनाए हैं, ठीक है, ये जो 2 क्रोमोसोम बनाए हैं, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, क्रोमोसोम्स के बीच में एक्सचेंज करना है, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, क्रोमोसोम्स के बीच में एक्सचेंज करना है, ठीक है, एक्सचेंज करना है। तो पेकाइटीन में आप क्या करते हो, क्रॉसिंग ओवर, यहां पर भी साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स रहेगा, ठीक है, ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स रहेगा। तो पेकाइटीन में आपको क्रोमोसोम्स को क्या करना है, क्रॉस करना है, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये कौन सी स्टेज है बताइए मुझे, ये भी पढ़ाया था मैंने आपको, ये स्टेज है बाइवेलेंट टेट्राड स्टेज। कौन सी स्टेज है, बाइवेलेंट टेट्राड स्टेज है। बाइवेलेंट मतलब 2 क्रोमोसोम और इनके पास 1 2 3 4 क्रोमैटिड हैं, इसलिए ये एक बाइवेलेंट टेट्राड स्टेज होती है, ठीक है। उसके बाद पेकाइटीन में हमने दोनों क्रोमोसोम्स को आपस में जोड़ दिया तो लाल वाले के पास आ गया काला वाला हिस्सा, लाल वाले के पास क्या आ गया बच्चों, काला वाला हिस्सा, और काले वाले के पास आ गया लाल वाला हिस्सा, ठीक है, काले वाले के पास क्या आ गया, लाल वाला हिस्सा, ठीक है। तो लाल वाले के पास क्या आ गया, काला वाला, और काले वाले के पास क्या आ गया, लाल वाला, ठीक है, याद रखना, ठीक। तो
काले वाले के पास क्या आ गया, लाल वाला, और लाल वाले के पास क्या आ गया, काला वाला। प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। पेकाइटीन में जब आपने क्या किया, आपने क्रॉसिंग ओवर किया, आपने क्रॉसिंग ओवर किया, किसके बीच में किया, किसके बीच में किया, इन बिटवीन, किसके बीच में किया बताइए, इन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपने क्रॉसिंग ओवर किया, पर किसके बीच में किया, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। भाई ये काले वाले क्रोमोसोम की आर्म जो है वो लाल वाले क्रोमोसोम की बहन तो है नहीं, तो ये कैसी क्रोमोसोम हो गई, होमोलोगस तो है, देखने में तो एक जैसी दिख रही है, पर ये क्या बहनों की हाथ है, नहीं, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो आपने पेकाइटीन में पैचेस बनाए, क्रॉसिंग ओवर करवाई, क्रॉसिंग ओवर में आपने जो है एक्सचेंज किया मटेरियल को, लाल वाले को काला वाला को, काला वाला को लाल वाले को दे दिया, इसे कहते हैं आप क्रॉसिंग ओवर। पर क्रॉसिंग ओवर, अच्छा इसको आप क्या कह सकते हैं, रिकॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं, इसको आप और क्या कह सकते हो, रिकॉम्बिनेशन भी कह सकते हो। ये एक एंजाइम की प्रेजेंस में होता है जिसका नाम होता है रिकॉम्बिनेज। क्या होता है, रिकॉम्बिनेज। जिस जगह पर रिकॉम्बिनेशन होता है वहां पर एक रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है। क्या बनता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है, और वहां पर क्रॉसिंग ओवर होती है। तो मियोसिस 1 की पहली स्टेज लिप्टोटीन, प्रोफेज की पहली स्टेज है लिप्टोटीन, फिर है जाइगोटीन, फिर है पेकाइटीन। नाउ अब हम लोग आते हैं फोर्थ स्टेज में, ठीक है, ये हो गई थर्ड स्टेज पेकाइटीन। नाउ अब हैं हम लोग फोर्थ स्टेज में। फोर्थ स्टेज कौन सी होती है, फोर्थ स्टेज होती है बच्चों डिप्लोटीना, ठीक है, डिप्लोटीन, ठीक है, फोर्थ स्टेज है डिप्लोटीन। अब दो क्रोमोसोम जो जुड़े हुए थे थ्रू द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इनटू द पेकाइटीन, अब वो छोड़ेंगे, छोड़ दो, जान दो, जान दो, जान दो। तो पेकाइटीन में जो क्रोमोसोम जुड़े हुए थे वो अलग होने की कोशिश करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वो एक ही जगह पर अटैच रह पाएंगे, उस एरिया पर जहां पर उनने क्रॉसिंग ओवर किया था। देखो बेटा, ऐसा है कि जो क्रोमोसोम होते हैं ना वो पूरे पूरे जुड़े रहते हैं। अब हम बोर्ड पे तो ऐसा बना नहीं सकते, तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो पूरे पूरे जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, ओके। तो पूरे पूरे जुड़े रहेंगे इन द पेकाइटीन स्टेज, पर जब आप डिप्लोटीन में आओगे तो ये दोनों अलग होने की कोशिश करेंगे। मैडम अलग क्यों करना है, बताइए जरा, आंसर बताइए कि आपने अलग क्यों किया इनको। बेटा इसलिए अलग किया क्योंकि ऑलरेडी हमने जीन्स का, क्रोमोसोम्स का एक्सचेंज जो है, मटेरियल का एक्सचेंज कर लिया है, इसलिए अब उन्हें अलग करना है। तो बताइए मुझे, काले वाले के पास किसका है, लाल वाले के पास किसका हिस्सा है, काले वाले का, और काले वाले के पास किसका हिस्सा है, लाल वाले का। ये याद रखना है आपको, ठीक है, हमने यहाँ पे मटेरियल एक्सचेंज किया है, पर ये सिर्फ और सिर्फ उस पॉइंट पे जुड़े रहते हैं जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई थी। तो ये आपको एक्स शेप का दिखाई देता है, एक्स आर्म कह दो उसको, ठीक है। देखो ऐसे जुड़े हैं, सिर्फ इसी जगह पर, यहाँ पर और यहाँ पर जुड़े रहेंगे, सिर्फ उसी एरिया पे जुड़े रहेंगे जहां पर आपने यहाँ पर क्रॉसिंग, वैसे तो पूरा क्रोमोसोम जुड़ा रहता है पर पूरा क्रोमोसोम अलग हो जाता है, सिर्फ वो उस एरिया पर डिप्लोटीन स्टेज पर जुड़ा रहता है जहां पर उसने क्रॉसिंग ओवर की थी इन द पेकाइटीन। इस एक्स शेप के स्ट्रक्चर को पता है क्या कहते हैं, इस एक्स शेप के स्ट्रक्चर को आप कहते हो कियाज्माटा। क्या कहते हो, कियाज्माटा। इस एक्स शेप के स्ट्रक्चर को, पूरा क्रोमोसोम आपने अलग कर लिया पर सिर्फ और सिर्फ आप उस जगह पर जुड़े हुए हो जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई थी, इसे क्या कहते हो, कियाज्माटा, ठीक। लास्ट स्टेज में जब हम लोग आते हैं तो जाइगोटीन में पास पास लाओ, पेकाइटीन में क्रॉसओवर कर दो, डिप्लोटीन में अलग करना शुरू कर दो, पर डिप्लोटीन में भी पूरे अलग नहीं हो पाओगे आप। लास्ट स्टेज जो है वो कौन सी है, लास्ट स्टेज है डायकाइनेसिस। लास्ट स्टेज है डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में क्या करा आपने, बताइए मुझे। डायकाइनेसिस में आप क्रोमोसोम को और अलग कर दो, डायकाइनेसिस में आप क्रोमोसोम को और ज्यादा अलग कर दो, डन। तो डायकाइनेसिस में क्या किया आपने, क्रोमोसोम को और ज्यादा अलग कर दिया, पर पूरा अलग नहीं कर पाए, अभी भी वो थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। समझ में आई बात। ये देखो डायकाइनेसिस में आप यहाँ पे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिप्लोटीन स्टेज में खत्म हो गया, अब आपका क्रोमोसोम जो एक्स शेप का था वो और अलग होने लगे, अब ऐसे बच गए दो क्रोमोसोम। डिप्लोटीन स्टेज पर पहले ऐसे थे, फिर ऐसे हो गए, और फिर अब ऐसे हो गए। पहले कैसे थे, पैकेटीन में ऐसे, फिर डिप्लोटीन में कैसे हो गए, ऐसे,
फिर डाइकाइनेसिस में कैसे होगा, ऐसे देखो। तो यहाँ पर क्या हुआ बताओ मुझे, सोचो कल क्या पढ़ाया था मैंने, देखो लेक्चर लगाओ बेटा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों लेक्चर लगाओ। इसे कहते हैं टर्मिनेशन ऑफ कियाज्मा। क्या हुआ यहाँ पर, टर्मिनेशन ऑफ कियाज्मा हुआ, ठीक है, कियाज्माटा भी बोल सकते हो। तो कियाज्मा बनाए, उसके बाद वो भी दूर दूर चले गए और अब आपका सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है। और अब आपको ये चीज याद रखनी है कि भैया काले वाले एक हिस्से के पास लाल वाले का हिस्सा है, ठीक है, और लाल वाले के पास एक हिस्सा काले वाले का है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इट इज द मियोसिस 1 का प्रोफेज 1, ठीक है। अब हम आते हैं प्रोफेज के बाद कौन सा स्टेज आता है बच्चों मेरे, मियोसिस 2 क्यों लिख दिया यहाँ पे, मियोसिस 1 ही चले क्योंकि बोर्ड में पूरा वही भर जाता है। अब रिवीजन में दूसरी चीज क्या है, मियोसिस 1 की दूसरी स्टेज क्या है, मेटाफेज 1। मियोसिस 1 की दूसरी स्टेज क्या है, मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 देखिए क्या होता है, मेटाफेज 1 में ध्यान से देखो, मेटाफेज 1 में आपने क्या करना है, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ द प्रोफेज, ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे लिखती हूँ मैं एक चीज, एट द एंड ऑफ द प्रोफेज, एट द एंड ऑफ द प्रोफेज 1, एट द एंड ऑफ द प्रोफेज 1 क्या हुआ बताइए मुझे। देखो बेटा मैं अब ना तुम्हें अच्छे से समझाती हूँ, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये है आपकी सेल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में वी हैव 2 क्रोमोसोम, इट इज लाइक दैट ओनली, एंड वी हैव वन अनदर क्रोमोसोम दिस। अब लाल वाले के पास किसका हिस्सा है, काले वाले का, और काले वाले के पास किसका हिस्सा है, लाल वाले का। क्रॉसिंग ओवर हो गई ना, ओके। और हमारे पास सेंट्रियोल्स हैं, हमारे पास क्या है बच्चों, सेंट्रियोल्स हैं। सेंट्रियोल में एस्टर निकलना शुरू हो जाएगा और सेंट्रियोल पोल की ओर मूव करना शुरू हो जाएंगे। तो एट द एंड ऑफ द प्रोफेज क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द प्रोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो गई। डाइकाइनेसिस इज द एंड ऑफ द प्रोफेज, में यहाँ अलग से बना के बता दिया आपको मैंने कि एट द एंड ऑफ द प्रोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो क्या थी, एन डॉट एम मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई बच्चों, डिसइंटीग्रेट। अब एक चीज और याद रखना, तुम कोई भी प्रोफेज पढ़ लो, तुम प्रोफेज 1 पढ़ लो, तुम प्रोफेज 2 पढ़ लो, तुम माइटोसिस का प्रोफेज पढ़ लो, लास्ट में होना यही है। प्रोफेज जो होता है उसके अंत पे हम कंडेंसेशन कर लेते हैं क्रोमोसोम का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, सारे सेल ऑर्गेनल्स को गायब कर देते हैं सेंट्रोसोम को छोड़कर, और जो है सेंट्रोसोम का मूवमेंट शुरू कर देते हैं एट द पोल, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे मेटाफेज 1 की। प्रोफेज के बाद कौन सा आता है स्टेज, पता है ना आप लोगों को, मेटाफेज 1, ठीक है। मेटाफेज 1 में क्या करना है बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेटाफेज 1 में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिखाई ही नहीं देगी मेटाफेज 1 में, ठीक है। किसी भी मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब आपको दिखाई नहीं देती। सेंट्रोसोम जो होते हैं वो पोल पर पहुंच जाते हैं। सेंट्रोसोम कहां पहुंच जाते हैं बेटा, पोल पर पहुंच जाते हैं जिनके अंदर सेंट्रियोल होता है, और ये एक जाल फेंकते हैं। सेंट्रोसोम जो है ये क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं कहां पर बोलो, ये पहुंच जाते हैं अपने पोल पर और वहां से ये फेंकते हैं जाल, ठीक है। और ये जो हमारे क्रोमोसोम हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, जिसमें लाल वाले के पास काले वाले का हिस्सा और काले वाले के पास लाल वाले का हिस्सा आ चुका है, ये दोनों मेटाफेजिक प्लेट पर अलाइन हो जाते हैं, सेंटर पर आकर अलाइन हो जाते हैं। और ये जो सेंट्रियोल जो तिलमिला रहा है, बिलबिला रहा है, ये सेंट्रियोल फेंकता है स्पिंडल फाइबर। क्या फेंकता है मेरे प्यारे बच्चों, ये फेंकता है स्पिंडल फाइबर। समझ में आ गई बात। तो मेटाफेज में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो मेटाफेजिक प्लेट पर, सेंटर पर, दिस इज द मेटाफेज प्लेट, ओके, यहाँ पर ये मेटाफेजिक प्लेट है और वहां पर जाके सेंट्रली अलाइन हो जाते हैं। सेंट्रली अलाइन होने के बाद क्या होता है, ठीक है, मेटाफेज में इतना ही होता है। मेटाफेज में अलाइनमेंट होता है क्रोमोसोम का इनटू द सेंटर, ताकि वो आके लेट जाओ। पहले तुम यहाँ ऐसे पड़े थे पर हम लोगों ने अब उसको सीधा सीधा लेटा लिया है, क्योंकि अब हम उसे अलग करने वाले हैं। अब मैं आपको एक और स्टेज बताती हूँ विच इज द एनाफेज 1। कौन सी है बच्चों, एनाफेज 1। देखिए मैं एनसीईआरटी में ना सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करवाऊंगी आपको, ये सब बनाऊंगी नहीं वापस से, ठीक है।
अब देखो बेटा, मैंने आपको मेटाफेज मियोसिस 1 में बताया ही था कि इसमें आपको क्या करना है, सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। सो वी हैव 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम, या मैं ये कह सकती हूँ कि वी हैव 2 रिकॉम्बिनेंट होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, अब मैंने इसमें बनाए हैं कितने, 2। यहाँ पर कितने बनाए हैं, 2। पर एग्जैक्टली मुझे बताओ कि एक सेल में होने कितने चाहिए, 46। यहाँ पर 46 तो बना नहीं सकती मैं, तो मैंने कितने बनाए, 2 बनाए, पर होने कितने चाहिए, 46। 46 क्रोमोसोम को आप मेटाफेजिक प्लेट पर अलाइन कर लीजिए अच्छे से। अब हमको एनाफेज में क्या करना है, ध्यान से देखो, हमको एनाफेज में क्या करना है। एनाफेज में ये जो स्पिंडल फाइबर है ना बेटा, ये क्या होते जाएंगे, छोटे। ये जो स्पिंडल फाइबर है ये क्या होते जाएंगे, छोटे। ठीक है, स्पिंडल फाइबर क्या होते जाएंगे मेरे लल्ला, छोटे होते जाएंगे। और छोटे होते होते, और छोटा कर देती हूँ, छोटे होते होते ये होमोलॉगस क्रोमोसोम को पकड़कर पोल पर ले जाएंगी। समझ में आ गई बात? तो ये क्या होगा, स्पिंडल फाइबर छोटे होते जाएंगे और ये पोल पर पकड़कर ले जाएंगी क्रोमोसोम्स को। ठीक है, ये पोल पर पकड़कर ले जाएंगी क्रोमोसोम्स को। आ गई बात आपको समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये क्या करेंगी, क्रोमोसोम को पोल पर पकड़कर ले जाएंगी। एंड तक देखिए क्या हुआ, आपने क्या किया, ध्यान से देखो, एकदम नीचे आ जाएगा क्रोमोसोम, ये देखो, ये देखो। ठीक है, ओके, थोड़ा मिटा देती हूँ, थोड़ा बड़ा गोला बना लेते हैं। एट द एंड ऑफ द एनाफेज क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द एनाफेज हुआ ये कि जो लाल वाला क्रोमोसोम था वो बिल्कुल पोल पर आ गया। ऐसे ही जो काला वाला क्रोमोसोम था वो भी पोल पर आ गया। ठीक है, वो भी क्या हुआ, पोल पर आ गया। ठीक है, काले वाले के पास किसका हिस्सा होता है, लाल वाले का, ये बताया नहीं तुमने? हाँ, चलो, ओके, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये रिवीजन है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके, देखिए अब क्या किया आपने, क्या किया, क्या किया, क्या किया, देख लो ध्यान से। आपके पास मेटाफेज में अभी सेल कैसी थी, 2n। अभी सेल कैसी थी, 2n। 2 क्रोमोसोम है ना तुम्हारी सेल के पास। पर अब तुमने क्या किया, एनाफेज में तुमने पता है क्या किया, 2n जो है उसको रिड्यूस कर दिया। मतलब अगर आपके पास मियोसिस 1 के मेटाफेज 1 में 46 क्रोमोसोम हैं, तो एनाफेज में वो रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि एक ऊपर के पोल पे चला जाता है, एक नीचे के पोल पे चला जाता है, और अब हम उसे सेपरेट सेल कंसिडर करने लगेंगे। इसलिए हम ये कहते हैं कि एनाफेज 1 में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाएगा। ये याद रखना बेटा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। नाउ आखिरी फेज इज द टीलोफेज 1। ठीक है, टीलोफेज 1। ठीक है, देखिए टीलोफेज, हालांकि मैंने आपको पता है मियोसिस 1 का डायग्राम देखो बनाया नहीं था, तो देखो आज मुझे बनाना ही पड़ा। कभी ना कभी, कभी ना कभी इंसान की मौत जरूर आती है। टीलोफेज 1 इज जस्ट ऑपोजिट टू द प्रोफेज। ठीक है, अब देखो भैया, मेरे जो क्रोमोसोम है, काला काला क्रोमोसोम, ये डिसइंटीग्रेट होने लगेगा। ठीक है, क्रोमोसोम 1 जो टीलोफेज इज जस्ट ऑपोजिट टू द व्हाट, इट जस्ट ऑपोजिट टू द प्रोफेज। प्रोफेज में हम कंडेंसेशन कर रहे थे, टीलोफेज में हम डीकंडेंसेशन करते हैं। किसी का भी टीलोफेज देख लो, किसी का भी, मियोसिस 1 का, मियोसिस 2 का, माइटोसिस का, टीलोफेज में ये जो क्रोमोसोम गए हैं एनाफेज में, इनको वापस से खोल दो और क्रोमेटिन नेटवर्क में कन्वर्ट कर लो। टीलोफेज में सेल ऑर्गेनल जो होते हैं वो भी वापस से आ जाते हैं, सेल ऑर्गेनल जो होंगे वो भी वापस से आ जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी वापस से आ जाएगी, और सेल जो है अब वो डिवाइड होना शुरू करेगी। सेल जो है वो डिवाइड होना शुरू करेगी। डिवाइड होने के बाद हमारे पास 2 सेल बनेंगी, 2 सेल बनेंगी जिनके पास प्रॉपरली फॉर्म्ड न्यूक्लियस होगा। दोनों के पास न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ होगा, बिल्कुल सही बात है। और जेनेटिक मटेरियल के साथ इस सेल में सेल ऑर्गेनल होंगे। पर ये जो सेल बनी, ये कैसी बनी बेटा, ये अगर हम इसको ऐसे 20 से काट दे तो ये एक सिंगल क्रोमोसोम, ये एक सिंगल क्रोमोसोम, ये भी एक सिंगल क्रोमोसोम, ये भी सिंगल, 20 से काटोगे तो कैसी सेल बनेंगी, हैप्लॉइड बनेंगी कि नहीं बनेंगी? तो हमारे पास शुरू किया था हमने डिप्लॉइड सेल से, पर ख़त्म किया हमने 2 हैप्लॉइड सेल में।
इसलिए हम कहते हैं कि मियोसिस 1 इज अ रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें डबल द क्रोमोसोम नंबर जो है वो आधा आधा हो जाएगा और 2 सेल बनाएंगे जो हेप्लॉइड होंगे। ध्यान से देखो, मियोसिस 1 का डायग्राम मैंने एक साथ नहीं बनाया था, आखिरकार तुमने मुझसे बनवा ही लिया। हमने प्रोफेज 1 में कैसी देखी थी, यहाँ पर थी डबल सेल, पर आखिरी में क्या हो गया, 2 सिंगल सेल बनी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका प्लीज। तो इसका स्क्रीनशॉट तुमने ले लिया। अब मैं तुमको इसको एनसीईआरटी से पढ़ा देती हूँ ताकि जो है एनसीईआरटी भी छूटे ना, ठीक है। आ जाओ बच्चों, कहाँ है यार, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, आ जाओ। तो मियोसिस 1 कहाँ है, मियोसिस 1, चलो पूरा देख लें एक बार फटाफट से। मियोसिस 1, मियोसिस पहले देख लो क्या है। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स ईच विद अ कंप्लीट हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। जब हम कोई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, देखिए एक एक लाइन का मतलब समझिए आप, इसमें क्या बोल रहा है ये। जब हम कोई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें हम 2 गैमीट्स का फ्यूजन करते हैं। 2 गैमीट कौन है, एग है। 2 गैमीट कौन है मेरे बच्चे लोग, एक एग है और स्पर्म है। एग के पास कितने क्रोमोसोम है और स्पर्म के पास कितने क्रोमोसोम है, 23। दोनों के बीच में जब फर्टिलाइजेशन होता है, क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है तो बनता है जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट। और ये जाइगोट जो होता है वो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसके पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो हम जब नई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं तो उसे उस प्रोसेस में हमें क्या करना पड़ता है, 2 गैमीट्स का फ्यूजन करना पड़ता है। दोनों गैमीट्स के पास हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद वो डिप्लॉइड सेल बना लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद गैमीट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाय द स्पेशलाइज्ड गैमीट डिप्लॉइड सेल, ठीक है। देखो ये जो हमने हेप्लॉइड एग बनाया है और हेप्लॉइड स्पर्म बनाया है, ये किससे बनाया है, डिप्लॉइड सेल से ही बनाया था। समझो बात को, डिप्लॉइड सेल से ही हमने हेप्लॉइड गैमीट बनाए हैं। और डिप्लॉइड सेल से हेप्लॉइड गैमीट बनाने के लिए आपको एक विशेष प्रकार का सेल डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें हम क्रोमोसोम का नंबर हाफ कर देते हैं और हम हेप्लॉइड डॉटर सेल बनाते हैं। इस प्रकार के डिवीजन को मियोसिस कहते हैं। मेरी बात समझ में आई आपको कि जो स्पर्म और ओवा बनते हैं ये दोनों हेप्लॉइड होते हैं, पर अल्टीमेटली ये बने किससे हैं, एक डिप्लॉइड सेल से ही बने, स्पर्मेटोगोनियम एंड ओगोनियम से ही बने हुए हैं, ठीक है। स्पर्म मदर सेल, ओवा मदर सेल से ही बने हुए। पर इनको बनाने के लिए हमें एक सीरीज ऑफ इवेंट को फॉलो करना पड़ता है, एक सीरीज ऑफ सेल साइकिल को फॉलो करना पड़ता है, जिसे हम मियोसिस कहते हैं, ठीक है। Meiosis ensure that the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism, whereas fertilization restore the diploid phase. क्या बोल रहा है, this kind of division is called as meiosis. Meiosis ensure the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism. मियोसिस ये इंश्योर करता है कि जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हमेशा हेप्लॉइड गैमीट ही बने, क्योंकि पूरी बॉडी की सेल होती हैं डिप्लॉइड, सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल्स जो होती हैं स्पर्म एंड ओवा यही होते हैं हेप्लॉइड। तो जब 2 हेप्लॉइड सेल मिलेंगी तो एक डिप्लॉइड संरचना बनेगी और पूरे बॉडी में उस डिप्लॉइड संरचना से बाकी सारे ऑर्गन्स बनेंगे। तो हमको डिप्लॉइड जो है बनाना है जाइगोट के बाद, पर सबसे पहले 2 हेप्लॉइड को फ्यूज करोगे तो पहली डिप्लॉइड सेल बनेगी विच इज कॉल्ड एज जाइगोट, और फिर उससे सारी डिप्लॉइड सेल्स बनेंगी। तो मियोसिस ये इंश्योर करता है कि हमेशा आपका जो गैमीट हो वो हेप्लॉइड हो, क्योंकि बेटा डिप्लॉइड होगा तो ये तो टेट्राप्लॉइड हो जाएंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मियोसिस से हमको डिप्लॉइड सेल को हेप्लॉइड करना है, फिर हेप्लॉइड को जोड़कर डिप्लॉइड करना है। जो मियोसिस नहीं होता तो 2 डिप्लॉइड सेल को जोड़ना पड़ता है और अब आपके बॉडी में डिप्लॉइड की जगह टेट्राप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते, ठीक है, टेट्राप्लॉइड सेल्स होती तुम्हारे बॉडी में। नाउ we come across meiosis during the gametogenesis in the plants and animals. meiosis कब होता है, gametogenesis process के दौरान होता है in the animals and the plant. It leads to the formation of haploid gamete. इसमें हमेशा haploid gamete ही बनाना है। कारण समझ में आया ना आपको, 2 haploid जो gamete आप बना रहे हो, egg बना रहे हो, sperm बना रहे हो, इन दोनों में 23 क्रोमोसोम है, एक में, दूसरे में 23 क्रोमोसोम है। ये जो 23 क्रोमोसोम है ये अलग अलग कैरेक्टर वाले होते हैं।
जब इनको आपस में आप फ्यूज़ करते हो तो रिकॉम्बिनेशन होता है, मटेरियल का एक्सचेंज होता है, दो डिफरेंट क्रोमोसोम जो है, दो डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है 23 वाले जब ये आपस में मिक्स होते हैं तो मिक्स होने के बाद ये नए टाइप के 46 क्रोमोसोम्स बनाते हैं, जो ना तो एग्जैक्टली 23 एग वाले टाइप के होंगे ना 23 स्पर्म वाले होंगे। तो मियोसिस में हमें आखिरी में जो चारों सेल्स मिलती हैं वो चारों आइडेंटिकल नहीं होती, अलग अलग होती हैं। तो मियोसिस में हम मिक्सिंग करते हैं कैरेक्टर्स की और नए नए कैरेक्टर्स बनाते हैं, ठीक है ना। मियोसिस के दो सीक्वेंशियल इवेंट्स हैं, ठीक है, ओके। मियोसिस जो है ये दो सीक्वेंशियल इवेंट होते हैं, और सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन एंड सेल साइकिल, दिस इज कॉल्ड एज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस के दो साइकिल्स होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। पर ये याद रखना, ये सवाल नीट के लिए ना बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस मैंने काटा पीटी क्यों कर दी, ठीक है। तो ये एक सवाल जो है ये नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा आप। ये मैं आपको जब मैंने कल भी लेक्चर पढ़ाया था आपको, जब मियोसिस 2 का मियोसिस 1 का, तब भी मैंने आपको हाईलाइट करके ये चीज़ बोली थी। अगर आपको याद होगी तो याद होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ ना हाईलाइट करके आपको बोली थी कि याद रखना बच्चों, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और वो होता है मियोसिस 1 के पहले। मियोसिस 1 के पहले जो एस फेज होती है गले में खराश हो रहा है थोड़ा, इसलिए थोड़ा धीरे बोल रहे हैं। क्या है, मौसम चेंज होता रहता है तो ठंडी गर्मी लगती ही रहती है, तो थोड़ा सा हम इसीलिए धीरे बोल रहे हैं। क्या पता चला कल हम बोल रहे हैं तो भै 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 आवाज़ आ रही है, इसलिए थोड़ा स्लो बोल रहे हैं, ठीक है। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। हाँ, तो क्या बोल रही थी मैं आपको, मैं ये बोल रही थी कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार इंटरफेस होता है। पूरी तैयारी आपने मियोसिस 1 में कर लेनी है। हाँ, ये है कि मियोसिस 1 और 2 के बीच में एक फेज होता है विच इज कॉल्ड एज इंटरकाइनेसिस, ठीक है, जो कि इंटरफेज जैसा ही होता है, पर डीएनए सिंथेसिस वहां पे नहीं हो सकती। डीएनए का रेप्लिकेशन हम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही बार करते हैं, वो करते हैं एस फेज में। किसके, मियोसिस 1 के पहले। ये याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए कि कितने बार हम सेल डिवीजन डीएनए डिवीजन करते हैं मियोसिस में, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। बताइए कौन सी फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है मियोसिस में। मियोसिस 1 के पहले एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। Meiosis 1 is initiated after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatid at the S phase. Meiosis 1 जो है ये शुरू होता है जब पेरेंटल जो क्रोमोसोम्स होते हैं, एक मदर का और एक फादर का, जो एक में आ गए हैं। देखिए क्या होता है, मेरी बात को ध्यान से समझिए आप, क्या हुआ देखो बेटा, है ध्यान से देखना। देखो 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम मम्मी के आए, ठीक है, 23, ओके, ठीक है, और 23 ये आए, ठीक, ओके ओके, तो कितने हो गए 46। इन दोनों में जब आपने मिक्सिंग की तो कितने हो गए 46। मिक्सिंग करोगे, मिक्स कर दो, कैरेक्टर चेंज कर लो तो भी कितने हुए 46। बाद में इनको अलग अलग कर लो। देखो क्या है, ये बोल रहा है कि मियोसिस 1 इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड एट द एस फेज, ठीक है। मियोसिस 1 में हमें कुछ नहीं करना है, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को अलग अलग करना है। आई बात समझ में? तो दो, हमको क्या पता है बच्चों, हमको ये पता है, हमको ये समझ में आ गया कि हमें स्पर्म एंड ओवा बनाना है, ठीक है। हमें क्या समझ में आ गया कि हमें स्पर्म एंड ओवा बनाना है, ठीक है। स्पर्म भी हैप्लॉइड होता है और एग भी हैप्लॉइड होता है, पर मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में ये कैसे थे, स्टार्टिंग में ये कैसे थे, स्टार्टिंग में ये 46 थे। फर्टिलाइजेशन की बात नहीं कर रहे, अभी मैंने बोला कि आपको फर्टिलाइजेशन मम्मी पापा का नहीं, अभी वो बाद में करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में ये कैसे थे, डिप्लॉइड। हर सेल के पास कितने क्रोमोसोम थे 46, ठीक है। इन 46 क्रोमोसोम को आपने क्या किया, पहले मिक्स कर लिया, पहले क्या कर लिया, मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब जो 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर, 23 पेयर, ठीक है, ठीक है, 23 पेयर जो क्रोमोसोम है, 23 उधर ऊपर, 23 पेयर नहीं, 23 ऊपर 23 नीचे, तो ये जो क्रोमोसोम बने ना, ये पता कैसे मिक्स है,
कैसे हैं, मिक्स है। तो अब इन 20 मियोसिस 1 में क्या करना है कि इस 23 क्रोमोसोम को आप एक सेल में घुसेड़ दो और इस 23 क्रोमोसोम को एक सेल में घुसेड़ दो। पर पता है क्या है, पता है क्या है, हम लोग मियोसिस 1 में जो 23 क्रोमोसोम बना रहे हैं वो क्रोमोसोम ना, देखो मियोसिस 1 में हम जो 23 क्रोमोसोम बना रहे हैं कायदे से वो होने कैसे चाहिए थे, ऐसे, पर वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे हैं। इनके पास एक एडिशनल सिस्टर क्रोमेटिड है जो हमने एस फेज में ही बना ली थी, एक्स्ट्रा डीएनए बना लिया था। तो जब हम मियोसिस के अंत पे 2 हैप्लॉइड सेल बनाएंगे जिसमें एक के पास 23 क्रोमोसोम होगा, एक के पास 23 होगा, मैंने 2 से आपको समझाया था, 2 क्रोमोसोम को आधा आधा कर दिया था, एक इधर एक इधर, पर होते कितने 23। तो जब हम मियोसिस 1 के बाद क्रोमोसोम बनाएंगे 23 एक सेल में, 23 दूसरे सेल में, तो हमको ये समझ में आना चाहिए कायदे से क्रोमोसोम ऐसा होता है ओनली 1 क्रोमेटिड, पर क्योंकि हमने एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन कर लिया है तो हमारे पास 2 क्रोमेटिड बन चुकी हैं जो कि है सिस्टर क्रोमेटिड। तो है तो क्रोमोसोम ये एक ही, पर इनके पास अब जो क्रोमोसोम है बच्चों, इनके पास जो क्रोमोसोम है, इनके पास जो क्रोमोसोम है उसके उनमें डबल द अमाउंट ऑफ डीएनए होता है। अब हमको क्या करना है कि हमने क्या है, वी हैव 2 होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, एक्चुअली वी हैव 46 क्रोमोसोम, ठीक है, 23 23, ठीक, ओके। नाउ इन क्रोमोसोम्स में हमको अब क्या करना है, पेयरिंग करना है। क्या करना है, पेयरिंग करना है, उनको जोड़ना है ताकि दोनों क्रोमोसोम्स मटेरियल का एक्सचेंज कर सके। तो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स को हमको क्या करना है, जोड़ना है। एक सिस्टर क्रोमैटिड का मटेरियल दूसरे सिस्टर क्रोमैटिड को देना है, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड को देना है, और दूसरी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के मटेरियल को पहली नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के मटेरियल को दे देना है, मतलब एक्सचेंज करना है मटेरियल का, ठीक है। इससे हमको ओके नाउ उसके बाद जब आप एक्सचेंज कर लोगे तो फिर हम उन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम को जिनमें आपने एक्सचेंज किया है उन सबको हम अलग अलग सेल्स में भेज देंगे। एक होमोलोगस क्रोमोसोम, दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम, तीसरा होमोलोगस क्रोमोसोम। एक सेल में जो होमोलोगस क्रोमोसोम पहुंचा, एक सेल में जो होमोलोगस क्रोमोसोम पहुंचा, ये है तो एक क्रोमोसोम पर इसमें डबल द अमाउंट ऑफ डीएनए है, ठीक है। तो ये किसके अंत में मिलता है, मियोसिस 1 के, ठीक है। तो मियोसिस 1 में हम शुरू किए थे डिप्लॉइड सेल से, पर हमें 2 हैप्लॉइड सेल मिलती हैं जिनमें जो क्रोमोसोम है वो है तो सिंगल बट डबल द अमाउंट ऑफ डीएनए है, क्योंकि मियोसिस 2 में हम इस क्रोमोसोम को ऐसा फाड़ देंगे और 2 क्रोमोसोम बनाएंगे जिसमें हाफ ऑफ डीएनए हो जाएगा, इक्वल, ठीक है ना। 4 haploid cells are formed at the end of meiosis 2. meiosis 2 के फॉलोइंग, meiosis 1 और meiosis 2 के फॉलोइंग फेजेस हैं। meiosis 1 के प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 1 पूरे, और ऐसे ही meiosis 2 के प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। नाउ अब हम शुरू करते हैं meiosis 1, ठीक है। देखिए अभी मैंने meiosis 1 आपको पढ़ाया तो आपको सब चीज़ें अभी के अभी क्लियर हो जाएंगी। meiosis 1, ठीक है, meiosis 1 में पहला जो फेज है वो है प्रोफेज 1। हमें पता है मैडम कि प्रोफेज 1 में हम चीज़ों का कंडेंसेशन करते हैं, ये हमें अच्छे से पता है कि प्रोफेज 1 में हम चीज़ों का कंडेंसेशन करते हैं। प्रोफेज of the first meiotic division is typically longer and more complex when it compared with the prophase of mitosis. क्यों मुश्किल है, क्योंकि हम माइटोसिस के प्रोफेज में, इवन मियोसिस 2 के प्रोफेज में कुछ नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ फैले हुए क्रोमैटिन मटेरियल को कंडेंस करके क्रोमोसोम बना लेते हैं। पर यहाँ पर हमें कंडेंस करने के साथ साथ 2 क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर भी करानी है, इसलिए जो प्रोफेज 1 होता है मियोसिस 1 का वो ज़्यादा लंबा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, क्योंकि हम इसमें रिकॉम्बिनेशन भी कराते हैं। प्रोफेज 1 को हम फर्दर सब डिवीजन करते हैं, जैसे कि लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस, ठीक है। लिप्टोटीन में इन द स्टेज हम लोग देखते हैं, जब हम लोगों ने देखा कि जब इंटरफेस खत्म हुआ मियोसिस 1 का, तैयारी खत्म हुई, तो हमारे पास जो क्रोमोसोम मियोसिस 1 में एंट्री ले रहे थे वो फैले फॉर्म में थे, मतलब वो क्रोमोसोम दिख ही नहीं रहे थे, वो क्रोमैटिन मटेरियल दिख रहा था। पर लिप्टोटीन जो कि प्रोफेज 1 की पहली अवस्था होती है, इसमें जब हमने देखा माइक्रोस्कोप के अंदर तो हमें ये जो फैला मटेरियल था वो कंडेंस दिखाई देने लगा और हमें क्रोमोसोम के रूप में दिखाई देने लगा इन द लाइट माइक्रोस्कोप। इसका मतलब ये कि
यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉम्पैक्शन ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को लपेट रहे हैं आप, क्रोमैटिन मटेरियल को लपेट रहे हैं और क्रोमोसोम बना रहे हैं। दिस इज फॉलोड बाय द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज, दिस इज कॉल्ड एज जाइगोटीन। उसके बाद जो दूसरा स्टेज होता है वो होता है जाइगोटीन। तो जैसे आप स्पर्म एंड ओवा को जोड़ते हो वैसे ही, जैसे आप स्पर्म एंड ओवा को जोड़ते हो वैसे ही आप जाइगोटीन में क्रोमोसोम को जोड़ते हो, ठीक है। नाउ अब हम क्या किसकी बात करते हैं, सो व्हाट वी हैव टू डू इन द जाइगोटीन, वी हैव टू पेयर द होमोलॉगस क्रोमोसोम। मेरी बात ध्यान से समझो, बहुत सारे बच्चों को ना ये कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैडम आपने तो हर जगह 2 बनाए, अब बेटा इतना सा ही तो बोर्ड है, अब इसमें तो मैं 46 क्रोमोसोम बना देती तो दीवार फाड़ के बाहर नहीं जाना पड़ जाता इस रूम के, तो इसलिए मैंने तुम्हें 2-2 क्रोमोसोम से समझाया। पर हमको कितने होमोलॉगस क्रोमोसोम लेने हैं एक सेल में, 46। कितने लेने हैं, 46, ठीक है। 23 को जाइगोटीन में सामने लाओ, ठीक है। पेकाइटीन में दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर करवाओ, फिर डिप्लोटीन में दोनों को अलग करने लगो और डाइकाइनेसिस में बिल्कुल अंत पे ला लो। तो हमें वी हैव 46 होमोलॉगस क्रोमोसोम इन वन सेल, ठीक है। वी हैव टू, what we have to do in the liptotin, first we have to condense the chromatin material which is coming from the interphase of the meiosis 1, then we have to condense the chromatin material into the liptotin, then we have to form the chromatin into the chromosome into the liptotin, then what we have to do, we have to pass along the chromosome, we have to come closer, ठीक है। हमको कम पास आना पड़ेगा क्रोमोसोम को, 23 इधर से है, 23 इधर से है, दोनों पास आ गए, सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से जुड़ गए दोनों, 23 अब इन 23 के बीच में होगा क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर होगा तो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा बताओ, अब क्या होगा, अब होगा ये कि अब जब क्रॉसिंग ओवर हो गई तो दोनों दूर जाएंगे, थोड़ा दूर जाएंगे तो एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहले पूरा क्रोमोसोम अलग हो गया, सिर्फ एक्स शेप पे जुड़े हुए हो, यहीं पे जुड़े हुए जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर किया था, दिस इज कॉल्ड एज डिप्लोटीन। फिर आप ऐसे से ऐसे हो गए, दिस इज कॉल्ड एज डाइकाइनेसिस। मतलब पहले तुम ऐसे थे, फिर तुम ऐसे हो गए और फिर तुम ऐसे हो गए, डाइकाइनेसिस। और उसके बाद ये हो गया प्रोफेज 1, पढ़ लो, चलो। सो जाइगोटीन, इस स्टेज में द क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड एज साइनेप्सिस, ठीक है। जब हम 23 होमोलोगस क्रोमोसोम, तो ये वाला क्रोमोसोम 23 ये वाले क्रोमोसोम को पास लाते हैं और सामने सामने खड़े कर देते हैं, सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो कि एक एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स होता है उससे जोड़ देते हैं, तो इसे कहते हैं साइनेप्सिस। सच पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम। जब हमने 2 क्रोमोसोम्स को पेयर कर लिया तो इट इज कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि 23 जो इधर से आ रहे हैं, 23 जो इधर से आ रहे हैं वो एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, तो ये कौन से क्रोमोसोम हो गए, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। Electron micrographs of this stage indicate that the chromosome synapses is accompanied by the formation of complex structure is called as synaptonymal complex। बताया मैंने आपको कि जब क्रोमोसोम 23 आपस में जुड़ जाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है जिसे आप साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द पेयर ऑफ साइनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम, दिस इज कॉल्ड एज बाइवेलेंट। देखो भैया, देखो हम लोग, पता है तुमको कलर क्यों अलग बनाते हैं, क्या है हमको कलर अलग बनाने की जरूरत, ताकि तुम्हें समझ में आए कि हम लोग 2 क्रोमोसोम्स के बीच में पेयरिंग करा रहे हैं। कलर एक भी बना सकते हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये कौन से हो गए, होमोलॉगस, ये क्या हो गया, होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। ये हो गए होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। ये यहाँ पर ये कितने क्रोमोसोम है, 2, तो ये क्या दिखाई दे रहे हैं, बाइवेलेंट। अच्छा, पूरी सेल आपकी बाइवेलेंट होती है, पूछिए क्यों, क्योंकि 23 क्रोमोसोम जो है यहाँ से पेयर करेंगे और 23 यहाँ से पेयर करेंगे, तो अल्टीमेटली हुआ तो बाइवेलेंट ही ना, पेयरिंग ही तो कर रहे हो, पर टेट्राड स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि 1 2 3 4, तो टेट्राड स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, क्योंकि हर जो क्रोमोसोम होता है उसमें नॉर्मली एक ही क्रोमेटिड होती है, पर यहाँ पे डबल द अमाउंट ऑफ डीएनए, इसलिए 2 क्रोमेटिड है, तो ये कितना स्ट्रक्चर है, टेट्राड और बाइवेलेंट। Now, however, these are more clearly visible in the next phase। ये जो टेट्राड स्ट्रक्चर है ये आपको नेक्स्ट फेज में बहुत अच्छे से दिखाई देगा। नेक्स्ट फेज मतलब पेकाइटिन, ठीक है। The first 2 stages of prophase 1 is relatively short-lived compared to the next stage, that is the पेकाइटिन, ठीक है। जो 2 स्टेजेस थी, जो कि जाइगोटीन और लिप्टोटीन, ये छोटी होती है as compared to पेकाइटिन, ठीक है। Now,
पैकेटीन में क्या होता है, 4 क्रोमेटिड ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम, बाइवेलेंट समझ गए जिसके जो है 2 क्रोमेटिड हैं और 4 ऐसे आम दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग दिस फेज द 4 क्रोमेटिड ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर एज टेट्राड। पैकाइटीन में ये जो आपको क्रोमोसोम दिख रहे हैं ये एग्जैक्टली टेट्राड जैसे दिखने लगेंगे, ठीक है, मतलब बिल्कुल 4 टेट्राड दिखेंगे आपको, 4 टेट्राड, अभी तो दो ही बनाया ना मैंने, ये 4 टेट्राड, तो एक टेट्राड ये, 2 3 3 4, ठीक है, 4 टेट्राड दिखेंगे। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। जब हम 2 क्रोमोसोम्स के, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ये इसकी नॉन सिस्टर, ये देखो ये दोनों सिस्टर हैं क्योंकि एक ही सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई हैं, पर ये और ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो पैकाइटीन में हमें 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या करना है, क्रॉसिंग ओवर करवानी है। तो यहाँ पर एक एरिया बनेगा विच इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वो एरिया है जहां पर 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है, पर इसके लिए हमें एक एंजाइम चाहिए विच इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेस। क्रॉसिंग ओवर में हम जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं इन बिटवीन द 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में हम जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पर जो एंजाइम हमें चाहिए वो है रिकॉम्बिनेज, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर जो है इसका क्या फायदा है, क्रॉसिंग ओवर का फायदा ये है, क्रॉसिंग ओवर का फायदा ये है कि इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है, और इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाएगा। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द पैकाइटीन। पैकाइटीन के अंत तक पूरा रिकॉम्बिनेशन हो जाता है और क्रोमोसोम जो होते हैं वो छोड़ने लग जाते हैं एक दूसरे को, पर फिर भी एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर वो लिंक रहते हैं, वो होता है द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। आई बात समझ में, कहाँ थे अपन यार, हाँ। तो वैसे तो क्रोमोसोम एक दूसरे को छोड़ देते हैं, वैसे तो क्रोमोसोम एक दूसरे को छोड़ देते हैं, कोई टेंशन नहीं है, पर एक ऐसा स्टेज आता है जहां पर दोनों क्रोमोसोम जुड़े रहते हैं। वो कौन सा स्टेज है, वो स्टेज है आपका क्रॉसिंग ओवर वाला एरिया, जहां पर क्रोमोसोम अभी भी एक दूसरे को नहीं छोड़ रहे हैं और एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कियास्माटा कहते हैं। तो ये 4th स्टेज है प्रोफेज 1 की विच इज द डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाता है और रिकॉम्बाइन जो रिकॉम्बाइन जो जुड़े हुए क्रोमोसोम थे, होमोलॉगस क्रोमोसोम थे, वो अलग अलग होने जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर दिखेगा जिसे कियास्माटा कहते हैं, जहां ये सिर्फ ये वो एरिया है जहां पर दोनों क्रोमोसोम जुड़े रहते हैं, बाकी कहीं नहीं है, पूरा अलग हो गए। द oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर द मंथ्स 2 years, ठीक है, बहुत सारे समय तक चल सकता है। The final stage of meiotic prophase 1 is the dikinesis. It is marked by the terminalization of the chiasmata. तो पहले आप थे ऐसे, डिप्लोटीन में हो गए ऐसे और डाइकाइनेसिस में हो गए ऐसे, ठीक है। तो आपने क्या किया, कियास्माटा का टर्मिनलाइजेशन है, ये कियास्माटा हटने लगेगा क्योंकि दोनों क्रोमोसोम अब सिर्फ टिप से जुड़े हुए हैं। क्रोमैटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है वो सिर्फ टिप से जुड़ी हुई हैं। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस्ड, और यहीं से शुरू हो जाता है, अब क्या है, फुल्ली कंडेंसेशन शुरू हो गया है, ठीक है, पूरे हो गए हैं और अलग अलग भी, एट द एंड ऑफ द डाइकाइनेसिस क्रोमोसोम अलग अलग भी हो जाते हैं। और प्रोफेज 1 के अंत तक क्या क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाती है, सेंट्रियोल पोल पर पहुंचने लगते हैं, सारे सेल ऑर्गेनल जो है खत्म हो जाते हैं, और ये जो सेंट्रियोल होते हैं उससे जो है स्पिंडल फाइबर निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। नाउ ओके, तो क्या क्या लिखा है देखिए, नाउ द स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलॉगस क्रोमोसोम फॉर द सेपरेशन। बाय द एंड ऑफ द डाइकाइनेसिस द न्यूक्लियोलस डिसअपेयर, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन, और डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन टू द मेटाफेज। डाइकाइनेसिस हमको ये बताता है कि अगले स्टेज पे मेटाफेज पे जाना है। नाउ मेटाफेज 1, जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम है, कोई टेंशन है क्या, बाइवेलेंट क्रोमोसोम है, ये लो एक क्रोमोसोम ये हो गया, ठीक है, दूसरा क्रोमोसोम ये हो गया, दूसरा क्रोमोसोम ये हो गया, बाइवेलेंट क्रोमोसोम तो है, पर इस क्रोमोसोम में कुछ अंतर है बेटा, देखो नॉर्मल जैसा नहीं दिखाई देता, लाल वाले के पास काला वाला, काले वाले के पास लाल वाला हिस्सा है, ये याद रखना, ऐसे क्रोमोसोम हमारे पास बन चुके हैं, ठीक है, ओके। तो मेटाफेज में आपको इन क्रोमोसोम को क्या करना है, अलाइन करना है, क्या करना है, अलाइन करना है, ठीक है। तो
तो अलाइन करना है कहाँ, इक्वेटर प्लेट पर, सेंटर पर अलाइन करना है, जिसको आप मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। और हमेशा स्पिंडल फाइबर जो है वो सेंट्रोमियर से डायरेक्टली नहीं जुड़ता, क्योंकि सेंट्रोमियर के ऊपर एक डिस्क लाइक संरचना होती है जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। ठीक, ये कितने बार पढ़ चुके, बहुत बार पढ़ चुके ना। चलो, प्रोफेज 1 कंडेंसेशन, मेटाफेज 1 अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, एनाफेज 1 ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम, ये एक होमोलोगस, फाड़ दिया आपने, कोई टेंशन, कोई परेशानी। ठीक है, और उसके बाद टेलोफेज 1 में ये हुआ। नाउ एनाफेज 1 में देखिए, एनाफेज 1 में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। वहाँ पर हम उन्होंने ज़्यादा क्रोमोसोम लिए, मैंने तो आपको दो दो के बताया, जो मैंने डायग्राम बताया वो बेस्ट है, उससे सिंपल कुछ नहीं होता। वहाँ पर उन्होंने क्या है, ज़्यादा क्रोमोसोम्स ले लिए हैं, क्योंकि तो हैं भी तो 46 क्रोमोसोम हैं, 46 क्रोमोसोम हैं, तो 23 को जो है आपको ऊपर ले जाना है, 23 को नीचे ले जाना है। ठीक है, 23 से बनेंगे 23 सेल्स। ठीक है, 23 सेल्स कैसे बनेंगे, हेप्लॉइड, और इधर से भी कितनी सेल्स बनेंगी, 23, जो कि कैसी होंगी, हेप्लॉइड। डन। पर इनके में क्या होगा, डीएनए का कंटेंट डबल होगा, 2 क्रोमेटिड वाले होंगे ये। ठीक है, एनाफेज 1 होमोलॉगस क्रोमोसोम को आप सेपरेट कर दो और सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड विद द सेंट्रोमियर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली एनाफेज में, नॉर्मल एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड, नॉर्मल एनाफेज कैसा होता है, ऐसा, इसको हम बीच से क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। इस क्रोमोसोम को हम यहाँ से ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो हमें एक ये क्रोमोसोम मिल जाता है और एक ये क्रोमोसोम मिल जाता है। नॉर्मल एनाफेज है ये, नॉर्मल एनाफेज है ये। पर एनाफेज 1 में क्या होता है, एनाफेज 1 में क्या होता है भैया, मेरे लाल, मेरे बच्चों, मेरे हरे, मेरे पीले, मेरे नीले, हमारे पास ये क्रोमोसोम है, हमारे पास ये क्रोमोसोम है। ठीक है, एनाफेज 1 जब आता है तो हमारे पास कौन सा क्रोमोसोम है बच्चों, ये वाला है। तो हमें इन क्रोमोसोम को सेपरेट करना है, हमको क्या करना है, इन क्रोमोसोम को ऐसा सेपरेट करना है, ये ऐसा। ठीक है, तो नॉर्मल क्रोमोसोम और जैसे मियोसिस 1 के एनाफेज, नॉर्मल एनाफेज में ऐसा होता है, पर एनाफेज 1 में ऐसा होता है। नॉर्मल एनाफेज में हम सिस्टर क्रोमेटिड को अलग करके 2 नए क्रोमोसोम बनाते हैं, पर यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड उसके साथ ही रहेगी, हम होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट करते हैं। बार बार मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, भूलना नहीं है। उसके बाद जब ये पोल पर पहुंच गए हैं तो यहाँ पर होगा फिर डीकंडेंसेशन ऑफ व्हाट, डीकंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम। सारा जो क्रोमोसोम है वो डीकंडेंस हो जाएगा और फाइबर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑल्दो इन मेनी केसेस क्रोमोसोम डू अंडरगो सम डिस्पर्शन। ठीक है, ओके, पर यहाँ पर डिस्पर्शन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। टीलोफेज में हम नॉर्मली क्या करते हैं, क्रोमोसोम को खोल देते हैं, पर बहुत ज़्यादा डिस्पर्शन नहीं करना है, क्योंकि इससे मियोसिस 2 में भी जाना है। दे डू नॉट रीच एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेज, ये याद रखना, हमें इतना एक्सटेंड नहीं करना है जितना हम इंटरफेस से ला रहे थे। इंटरफेस से हम पूरा डिकंडेंस करके ला रहे थे ना, फिर कंडेंसेशन प्रोफेज में कर रहे थे, यहाँ इतना डिकंडेंस नहीं करना है। द स्टेजेस बिटवीन 2 मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड एज इंटरकाइनेसिस। मियोसिस 1 यहाँ पे खत्म हो गया है। ठीक है, टीलोफेज 1 में जब आप आए तो आपने क्रोमोसोम को खोला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस लाए, सेल ऑर्गेनेल वापस लाए, और अब सेल को डिवाइड करना है। ठीक है, सेल को डिवाइड 2 करना है, डिप्लॉइड से 2 हेप्लॉइड सेल बनानी है। ठीक है, जिसमें 23 क्रोमोसोम होंगे। 23 क्रोमोसोम्स, जैसे कि मान लीजिए मैंने 23 सेल बोल दिया था, वहाँ 23 सेल नहीं है, याद रखना, मुझे अभी याद आ गया। सो वी हैव 46 क्रोमोसोम, तो 23 एक सेल के पास जाने दो, 23 एक सेल के पास जाने दो। 23 क्रोमोसोम जो जाओगे वो सिस्टर क्रोमेटिड वाले होंगे। ठीक है, मैं डायग्राम भी दिखाती हूँ। ओके, नाउ व्हाट इज द इंटरकाइनेसिस? इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय द प्रोफेज 2। ठीक है, और प्रोफेज 2 मतलब एक्चुअली इट इज द इंटरफेस, यहाँ पे प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में जो इंटरफेस होता है वो क्या होता है, इंटरकाइनेसिस। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना ये वाला डायग्राम आपको क्लियर कर देती हूँ। देखो देखो बच्चों, समझो ऐसा, सोचो ऐसा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक, जो मैं बोल रही हूँ वो ध्यान से समझना तुम लोग। ओके, क्या बोल रही हूँ मैं? ये हमारे पास है 23 होमोलोगस क्रोमोसोम, ये हमारे पास है 23 होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, 23 होमोलोगस क्रोमोसोम को हमने यहाँ पर अरेंज कर लिया, 23 23। ठीक है,
उसके बाद हम इन दोनों को ऊपर ले गए, 23 को ऊपर ले गए, 23 को नीचे ले आए, और फिर हमने जाकर फाड़ दिया, 23 इसमें पहुंचा दिया, 23 इसमें पहुंचा दिया, सीधी बात है, ठीक है। नाउ कलर अलग अलग बनाए हैं वही। नाउ दिस इज, तो मियोसिस 1 में आपने क्या किया, एक डिप्लॉइड सेल से 2 हैप्लॉइड सेल बनाई, ठीक है। डिप्लॉइड मतलब ये था, 23 ये थे, और 23 और 23 ये थे, ठीक है, 23, ठीक है। पर इसमें आपने क्या बनाया, इसमें आपने ये बनाया, कैसा कैसा, ठीक है, अलग अलग कर लिया आपने, ओके डन, कोई दिक्कत। तो 2n ये था, आपने अलग अलग कर लिया, ओके। नाउ अब हम पढ़ेंगे मियोसिस 2। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, इसमें तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलो, तो ये हुआ मियोसिस 1 जिसमें हमने एक डिप्लॉइड सेल से 2 हैप्लॉइड सेल बनाई, ठीक है। मतलब हमने आधा आधा क्रोमोसोम नंबर कर दिया, पर आधा आधा क्रोमोसोम नंबर तो कर दिया, पर डीएनए का कंटेंट डबल है उन क्रोमोसोम्स में, ये याद रखना। नाउ लेट्स कम टू द एनसीईआरटी ऑफ द मियोसिस 2। लेट्स स्टार्ट। क्या है मियोसिस 2? मियोसिस 2 देखो है एग्जैक्टली लाइक द माइटोसिस बच्चों, ठीक है। जैसा माइटोसिस होता है वैसा ही मियोसिस 2 भी होता है, बिल्कुल वैसा ही, कोई भी अंतर उसमें आपको दिखाई नहीं देगा। इसमें भी पहली फेज कौन सी होती है, प्रोफेज 2, पर मियोसिस 2 के पहले इंटरफेज नहीं होता, मियोसिस 1 के एंड पर और मियोसिस 2 के शुरुआत में, मतलब दोनों के बीच में एक फेज होती है विच इज कॉल्ड एज इंटरकाइनेसिस। ये होती है इंटरफेज जैसे ही, पर डीएनए का सिंथेसिस हम इसमें नहीं करते, ये याद रखना, डीएनए रेप्लिकेट नहीं करते। मियोसिस 2 इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर द साइटोकाइनेसिस। हम लोगों ने जब मियोसिस 1 पे टीलोफेज के बाद 2 सेल फाड़ दी थी, तो हमारे पास अब 2 सेल्स हैं जिसमें एक हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है, पर ये सारे रिकॉम्बिनेंट है। यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम हैव फुल्ली इलोंगेटेड, ठीक है, ओके डन। इन कंट्रास्ट, अच्छा इसका मतलब क्या है, मियोसिस 2 साइटोकाइनेसिस में मियोसिस 2 में तुरंत एंट्री ले लेते हैं। इस मतलब इतना नहीं इंतजार करेंगे कि बिल्कुल डीकंडेंस होता ही रहे और फिर करेंगे, डीकंडेंस ज़्यादा नहीं करना है। In contrast to meiosis 1, meiosis 2 resemble a normal mitosis. Normal mitosis देख लो, चाहे meiosis 2 देख लो, सेम ही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज के एंड पे डिसअपियर होती है, सेंट्रोजोम जो होते हैं वो पोल पर आने लगते हैं, टीलोफेज में जो डीकंडेंस मटेरियल था, क्रोमैटिन मटेरियल था मियोसिस 1 का, वो कंडेंस होने लगता है और क्रोमोसोम बनाने लगता है। फिर उसके बाद जो कंडेंस मटेरियल है वो अलाइन हो जाता है मेटाफेजिक प्लेट पे। अलाइन होने के बाद उस पोल जो आपके, अरे बना ही देती हूँ, लो ये है आपके पास, यही है ना, देख लो, फिर बोलना मत कि ऐसा नहीं था, मेटाफेज बता दे रही हूँ मैं, ये मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, ठीक है, ओके ओके। और क्या है बाबा, लाल लाल, ये था। अब यहाँ क्या थे, सेंट्रियोल पोल पे पहुँच चुके हैं, ठीक, सेंट्रोजोम, ठीक है, इससे निकला स्पिंडल फाइबर जो कि काइनेटोकोर से अरेंज हो गया, अटैच हो गया, ठीक है, ये हो गया मेटाफेज। इस इज द इक्वेटर, मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। तो आपके जो मेटाफेज 2 में क्या होता है, ये कैसे क्रोमोसोम है, होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ठीक है। ये कितने क्रोमोसोम हैं तो ये एक एक ही क्रोमोसोम अभी, पर इनमें डबल द अमाउंट ऑफ डीएनए होता है, ठीक है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक ना। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना, क्या हमारे एक सेल में मियोसिस 2 के बाद, मियोसिस 1 के बाद 2 क्रोमोसोम थे, डिप्लॉइड सेट था, नहीं 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 नहीं, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, तो हमको करना पड़ेगा ऐसा, हमको करना पड़ेगा ऐसा, कैसा, ऐसा बाबा, ऐसा। हमारे पास 2 क्रोमोसोम, हमारे पास 2 सेल्स बनी थी ना, तो एक सेल पे ये वाला क्रोमोसोम रहेगा, दूसरी सेल पे ये वाले क्रोमोसोम्स रहेंगे, ठीक है, ओके डन, समझे। ये रहेगा कि नहीं रहेगा, अरे बोलो ना, ये रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है, ओके। नाउ इनमें सेंट्रोजोम रहेगा, स्पिंडल फाइबर रहेंगे, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अरेंज हो जाएंगे, ठीक है, ओके डन, यही था बोलो, ठीक। अब आप इसको बीच में से फाड़ लीजिए, सीधी बात है, बीच में से फाड़ लो बीच में से, जो मन करे ये फाड़ लो, इसमें भी काला कर देती हूँ और इसे लाल कर देती हूँ, देखो,
ठीक है, वैसे इसको मत लाल करो क्योंकि एक ही साइड पे रिकॉम्बिनेशन हुआ था। क्यों? ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, पूरा ही मिट जा रहा है। ठीक है, इसको हाँ, तो इसको नहीं करना है, एक ही ब्रांच खाली करनी है और लाल करनी है क्योंकि एक ही साइड से क्रोमोसोम को हमने पेयर किया था ना। मेटाफेज 2 पर स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे और दोनों को बीच से फाड़ देंगे। जब बीच से फाड़ देंगे तो क्या बनेगा, ओफो, बीच से फाड़ देंगे तो क्या बनेगा, तो हो जाएगा एनाफेज। एनाफेज में क्या, एनाफेज में क्या होता है बताइए मुझे, एनाफेज में क्या होता है? एनाफेज पे जो क्रोमोसोम होते हैं वो बिल्कुल पोल पर जाल चले जाते हैं। एनाफेज पे जो क्रोमोसोम होते हैं वो बिल्कुल पोल पर चले जाते हैं। देखिए कैसे, ओके, देखते जाओ, नहीं तो काम हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, ये देखो पोल पर चले गए, पर काले वाले के पास लाल वाला है। ये देखो यहाँ पर चले गए ऐसे, ओके, पर लाल वाले के पास क्या है, काला वाला। चले गए, कोई दिक्कत? उसके बाद बीच से स्प्लिट करो, स्प्लिट करो तो कितनी सेल बनेगी, 4। मैडम 4 सेल बनेंगी। देख लो 4 कौन कौन सी सेल बनेंगी। एक के पास होगा प्योर लाल वाला क्रोमोसोम, एक के पास लाल वाला क्रोमोसोम होगा पर उसमें कुछ काले वाले भी सेगमेंट होंगे। एक के पास काला वाला क्रोमोसोम होगा पर एक के पास काला वाला क्रोमोसोम तो होगा पर उसमें लाल वाले सेगमेंट बनेंगे। तो इस तरीके से 4 सेल बनी, चारों हैप्लॉइड है और चारों में अलग अलग प्रकार का क्रोमोसोम है। देख लो, खैर मैं आगे बढ़ती हूँ। एनाफेज में हमने क्या किया कि हमने सेंट्रोमियर को स्प्लिट किया। सेंट्रोमियर जिससे सेंट्रोमियर जो है जिससे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं और पोल वोल पे पहुंचा दिया। सेंट्रोमियर जो है एक्चुअली स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर नहीं बेटा, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमैटिड होगा यहाँ पे, क्रोमैटिड, इट्स नॉट सेंट्रोमियर। ठीक है, ओके, नहीं सेंट्रोमियर है। ठीक है, सही तो लिखा है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। हाँ, तो हमको क्या करना है, सेंट्रोमियर को बीच से फाड़ देना है। सेंट्रोमियर क्या होता है, जो सिस्टर क्रोमैटर को होल्ड करके रखता है, ये पढ़ा नहीं था मैंने। ठीक है, और सेंट्रोमियर को जैसे आपने फाड़ा तो एक क्रोमोसोम यहाँ चला गया, एक क्रोमोसोम यहाँ चला गया, एक क्रोमोसोम चला गया, एक यहाँ चला गया, पोल पर आ गया। ठीक है, फिर आए टीलोफेज 2। टीले पर पहुंचकर आपने क्या किया, ये जो अरेंज क्रोमोसोम दिख रहे हैं इनको आपने डीकंडेंस किया। हर टीलोफेज में आप यही करते हो, प्रोफेज का उल्टा होता है टीलोफेज। तो आपने क्रोमोसोम को क्या किया, डीकंडेंस किया और उसे क्रोमैटिन फाइबर में फिर से कन्वर्ट कर लिया, पूरा क्रोमैटिन फाइबर कर लिया और 2 सेल को फाड़ दिया। तो आपके पास 4 सेल बनी। एक के पास काला वाला जेनेटिक मटेरियल है, एक के पास काला लाल मिक्स जेनेटिक मटेरियल है, एक के पास लाल काला मिक्स जेनेटिक मटेरियल और एक के पास लाल वाला। तो फिर जब ये एंट्री लेंगे किसमें, फिर मियोसिस, उसके बाद 4 सेल बन गए, 4 स्पर्म बन गए ना अपने पास, बने कि नहीं बने? तो कुल मिला के चारों अलग अलग टाइप के स्पर्म बनेंगे। ठीक है, तो टीलोफेज 1 मियोसिस एंड विद द टीलोफेज 2 इन विच द 2 ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम वंस अगेन गेट इनक्लोज्ड बाय द, फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आती है टीलोफेज पे। ठीक है, सारे सेल ऑर्गेनल हो जाते आ जाते हैं और फिर बीच से सेल फट जाती है, विच इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ये क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, डन, ओके। नाउ अब हम देखते हैं मियोसिस का क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि हमने क्या किया, हमने डिप्लॉइड सेल से 2 हैप्लॉइड सेल बनाई। ठीक है, डिप्लॉइड सेल के पास कितने क्रोमोसोम थे, डिप्लॉइड सेल के पास 46 क्रोमोसोम थे। हमने 23। ठीक है, ये हैं तो 23 क्रोमोसोम पर इसमें डबल डीएनए है, डबल अमाउंट ऑफ डीएनए। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोसेस है, मियोसिस 1। अब इससे आपने अमाउंट, डबल द डीएनए है ये आपके पास, इससे आपने क्या किया, आधा डीएनए, इक्वल परसेंटेज ऑफ डीएनए इनको दे दिया। तो ये सारे कितने क्रोमोसोम वाले हो गए, 23 क्रोमोसोम वाले। समझ में आई बात? तो ये क्या हो गए, मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 से आप क्या बनाते हो, मियोसिस 2 से हम बनाते हैं स्पर्म और बनाते हैं ओवा। ठीक है, अच्छा, मियोसिस 2 होना क्यों ज़रूरी है, या मियोसिस होना क्यों ज़रूरी है, ताकि क्रोमोसोम का नंबर जो है वो गैमीट्स में हमेशा मेंटेन रहे। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, सपोज दैट कि अगर स्पर्म डिप्लॉइड होता, 46 क्रोमोसोम वाला होता, ओवर 46 क्रोमोसोम वाली होती, तो जब दोनों फ्यूज होते तो 92 क्रोमोसोम्स हो जाते कि नहीं हो जाते? तो ऐसा तो गड़बड़ हो जाता भाई। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, माइटोसिस की जगह मियोसिस डिवीजन करवाते हैं, ताकि हमारे पास हैप्लॉइड सेल बने। हैप्लॉइड सेल बनेंगे तो 2 हैप्लॉइड सेल का फ्यूजन कराओगे तो अल्टीमेटली डिप्लॉइड बन जाएगी, तो कोई टेंशन नहीं। अब डिप्लॉइड का फ्यूजन कराना तो गड़बड़ है। तो मियोसिस से क्रोमोसोम का नंबर हमेशा मेंटेन रहता है। देखो, हम लोगों ने मियोसिस 1 जब पढ़ा था
तो उसमें प्रोफेज 1 आई थी, प्रोफेज 1 लिप्टोटिन जाइगोटिनोपैकाइटिन। जब पैकाइटिन आया था तो उसमें मैंने बोला कि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करेंगे। जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करने की वजह से ही, सिर्फ उसकी वजह से मियोसिस 2 के अंत पे जब आपने 4 सेल्स बनाई तो उन सब के पास अलग अलग क्रोमोसोम था। ये याद रखना हमेशा। तो अलग अलग क्रोमोसोम था, इसका मतलब क्या कि अलग अलग कैरेक्टर वाला स्पर्म है। तो हमेशा अच्छा, इससे हम वेरिएबिलिटी देख सकते हैं। मियोसिस नहीं होता तो वेरिएबल कभी नहीं देख सकते। जैसे मैं दिखती हूँ वैसे करीना कपूर दिखती, वैसे कटरीना कैफ दिखती, सब वैसे ही दिखते। तो वेरिएशन इज ड्यू टू द मियोसिस, माइटोसिस की वजह से नहीं होता। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ द मियोसिस फ्रॉम योर एनसीईआरटी, लेट्स स्टार्ट. Meiosis is the mechanism by which conservation of specific chromosome number of each species achieved by across the generation in sexually reproducing organism. मियोसिस की वजह से जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन हमेशा बॉडी में क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन रहता है। हमेशा मियोसिस की वजह से हेप्लॉइड स्पर्म और हेप्लॉइड ओवा ही बनते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, उन सब के अंदर हेप्लॉइड गैमीट्स ही बनते हैं। मियोसिस की वजह से जितनी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाली प्रजातियां हैं उन सब में हेप्लॉइड गैमीट्स ही बनेंगे, ठीक है। और जनरेशन टू जनरेशन हम हेप्लॉइड गैमीट बनाते रहेंगे और फ्यूजन से उस डिप्लॉइड सेल्स जाइगोट बनाएंगे, ठीक है। इवन दो द प्रोसेस पैराडॉक्सिकली रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम बाय द हाफ। इस प्रोसेस से हम लोग क्रोमोसोम का नंबर हाफ कर देते हैं। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी, इसी की वजह से आपको बदलाव दिखते हैं और हमेशा बदलाव कंटिन्यूस रहते हैं, ठीक है। बदलाव परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो बॉडी ने भी ऐसा डिजाइन कर रखा कि परिवर्तन करते रहो तुम, क्योंकि परिवर्तन कैसे कर रहे हो कि रिकॉम्बिनेशन से हम नए नए कैरेक्टर वाले क्रोमोसोम बना लेंगे। अब वो नए कैरेक्टर वाले क्रोमोसोम ओवा से फ्यूज हो, ओवा स्पर्म से फ्यूज हो तो नया कैरेक्टर ही जन्मेगा, वो भी नया, मैं भी नया, ओवा भी नया, स्पर्म भी नया, दोनों फ्यूज होंगे तो एक नए टाइप का कैरेक्टर बनेगा। पर अल्टीमेटली कुछ पार्ट तो उसका, हम लोगों ने जब ऐसा क्रोमोसोम बनाया था, ठीक है, तो हमने उसका एक पार्ट काला रखा था, तो पर अल्टीमेटली पूरा क्रोमोसोम तो पेरेंट से रेडी था ना, तो कहीं ना कहीं हमारे पास पेरेंट के कैरेक्टर आएंगे पर आधा पूरा नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास डिफरेंट क्रोमोसोम है, ठीक है। वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द इवोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। अगर बदलाव नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं देख सकते हो। हमेशा चीज़ों में बदलाव होता है। जब केमिकल था तो उससे सेल बनी, सेल थे तो उससे टिश्यूज़ बने, ऑर्गन सिस्टम बना। तो हमेशा चीज़ें बदलती हैं, कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं, बदलाव हमेशा होते रहना चाहिए, जो ये बताता है कि सृष्टि प्रोग्रेस में है। So this is all about the NCERT part of your cell division, meiosis. I hope you learned and enjoyed the video. See you in the next class with the summary of this chapter. And the good news is this chapter is totally completed. We have covered all the things. अगर इसके बाद भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो, आई एम देयर फॉर यू पीपल। हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, जो तुम्हें कोई डाउट हो प्लीज़ मुझसे पूछो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, संडे एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।